कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल को दिखाते हुए। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भाग निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। यह आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था। मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी वहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर नंबर 108B लिखा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस आदमी के कई मील के सफर के बाद भी उसे पूरे जंगल में कोई भी एक जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। न जाने ऐसा क्या था जिसे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के मारे वह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वह आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आदमी को समझ आया कि चाहे मैं जितना भी भागूं पर इस जंगल से निकल नहीं सकता, इसलिए अब वो वहां छुपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन वहां उसे छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली, इसीलिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पर तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे काफी गहरी चोटें आई। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता तभी अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गईं। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात को मानते हुए अब उस पैरट को डिलीवर करने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस जू का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिसिंग फोटोज देखती है, यानी वहाँ पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है ताकि वो जल्दी से इस पैरट को जू तक डिलीवर कर दें, और वो पहुंच गई जंगल के बीचों बीच। ये वही जगह है जहाँ हम पहले एक आदमी को गायब होते देख चुके हैं। वहाँ आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहाँ से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो पैरट के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहाँ आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वो वापस उस जगह पर लौट आती है जहाँ उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहाँ से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर नहीं आई है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह में खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को वहाँ आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे आई, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि ये कोई अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबरा कर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इस जगह को हम दी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मैडलिन, ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डेनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है, आखिर हमें कौन देखने आ रहा है? तो वो बूढ़ी औरत उससे कोई जवाब नहीं देती। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाज किस चीज की है? तो कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरे ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से
शोर आने लगा। मीना पूछती है, ये शोर कैसा है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हें यहाँ देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी, वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, न तो अब तक मीना ने उन्हें देखा और न ही किसी और ने देखा था। रात गुजर जाती है, सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वे वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं, इसीलिए वह फौरन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तब मैडलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह जरूर वापस आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलिन बताती है कि तुम्हारा यह फैसला अच्छा नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है, अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मैडलिन थी। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलिन मीना से कहती है, ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था उनका कमरा। मैडलिन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं, अगर इसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वो जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है, ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कियारा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था, ये लोग जो चाहते वह कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। ऐसा करने पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती हैं। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं? कियारा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन कहती है कि ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते। दिन के वक्त ये लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे, पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएगा और हम सबको यहाँ से सेफली ले जाएगा। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी था जिससे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कोई यहाँ से खींच कर ले गया और अब वो मारा जा चुका है। इस तरह से बातें करते हुए ये दोनों कमरे के पास वापस लौट आए। यहाँ मैडलिन ने मीना को 3 रूल समझाती है जिंदा रहने के लिए। सबसे पहला ये कि वो रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडलाइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब उस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलिन की बताई गई वॉचर्स की बातें फेक लगने लगती हैं, इसलिए वह रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करके सो जाती है और ऐसा करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मैडलाइन भी उठ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर वो वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब इंसान वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद की इंसल्ट मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वो डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है? जिस पर डेनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलाइन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका
था और वो भी किसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था। इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और वो दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान को बाहर ले आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डेनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डेनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना फौरन जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपनी सेफ हाउस में आ गए, जहां मैडलिन ने उससे पूछा, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो जानती थी कि ये सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डेनियल किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर लेता है ताकि ये लोग भी टीवी पर वॉचर्स को देख पाएं। मैडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वो देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में मसरूफ थे कि तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहां उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थीं। बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था और वो जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन बीच में आकर दरवाजा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मैडलिन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो, तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वॉचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वे बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे, जिससे शीशे में एक बड़ा क्रैक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना मैडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे में से ये सारा सामान चुराया था। ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है। डेनियल अचानक बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिससे पहले उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वो यहाँ आकर उसे यहाँ से बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डेनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। डेनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का टाइम हो गया, इसलिए अब मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स की गुराने की आवाजें आने लगी। इस टाइम मीना और मैडलिन के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक
झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम तक पहुंचते हैं। और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहाँ नहीं हैं, तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब ये वॉचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डैनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डैनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वो उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलिन डैनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन ने कहा कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने पूछा कि आखिर ये वॉचर्स हैं क्या चीज, जिस पर मैडलिन ने जवाब दिया कि ये सारे क्रीचर्स फेरीज हैं जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले एक जादुई जीव थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। इसीलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद फेरीज कई 100 सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि कई 100 सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अब भी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डैनियल ने मैडलिन से पूछा कि ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं और ये हर रात हमें देखते क्यों हैं, जिस पर मैडलिन ने बताया कि ये वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सकें और हमसे आज के दौर के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सकें। मैडलिन ये सब बातें बता ही रही थी कि अचानक सभी वॉचर्स वापस लौट आए और जब वॉचर्स को पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस अपने कमरे में आ गए हैं तो वो सब गुस्से से भड़क उठे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वॉचर्स तोड़ न सके, लेकिन वॉचर्स की ताकत काफी ज्यादा थी और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्द ही वॉचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे तक ले जाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि ये बंकर यहाँ पर मौजूद था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेफ था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रीचर्स के बारे में पता था। वो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को काम के लिए यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहाँ आकर छुप जाता था और वो वॉचर्स फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वॉचर ने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो बहुत अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ा। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए वो क्रीचर को पिंजरे में कैद कर लिया है। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले गए और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को गोली मार दी। आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस उन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है और आज के दिन उन्हें लाजमी इस जंगल से निकलना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे।
क्योंकि रात को अब उनके पास छिपने के लिए कमरा भी नहीं बचा था। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ने लगते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वह उड़ता है उसी डायरेक्शन में ये लोग चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिली। मैडेलिन उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। कई घंटे सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच गए। वहाँ उन्हें प्रोफेसर का एक बोट मिला, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। उससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियारा का हस्बैंड था, जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसलिए डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डेनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा, लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद करने गया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है, जिसने उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस वॉचर ने डेनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। और कहानी में असल ट्विस्ट इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए और कुछ दिनों बाद अब मीना जल्दी से डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनके यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई। उससे पहले कि वह उनका रिसर्च डेटा डिलीट कर देती, तभी उससे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिला और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया राज मालूम हुआ। जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इंसान और फेरी दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था। उन हाफलिंग्स में एक खासियत थी कि वे रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वे किसी मरे हुए इंसान का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के अंदर गढ़ों में कैद कर लिया था, तब हाफलिंग इंसानों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहाँ पर जांचबीन करने लगी तो वहाँ उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि तस्वीर में जो प्रोफेसर के साथ लेडी खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मैडेलिन है और असल में मैडेलिन प्रोफेसर की वाइफ है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडेलिन ने उसे यह बातें क्यों नहीं बताई। इस भारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कियारा के पास आती है और उसे बताती है कि जिस मैडेलिन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है, लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडेलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है कि फिर वो मैडेलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी। इस पर मीना कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है। दरअसल प्रोफेसर अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी थे और उसे हर हाल में वापस पाना चाहते थे और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली फेरी को पिंजरे में कैद किया, जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को अपनी वाइफ मैडेलिन जैसा बना दिया, क्योंकि वो फेरी बाकी फेरीज से अलग थी। वो दिन में भी बाहर आ सकती थी। मीना ने कहा कि मैंने मैडेलिन को यहाँ बुला लिया है, हमें किसी तरह से करके उसे वापस जंगल भेजना होगा। तभी एक कार वहाँ आकर रुकी। जब उस कार से जो इंसान उतरा उसे देखकर मीना के गले में सांस अटक गई। वो कियारा थी, यानी कि अब तक जो मीना के साथ थी वो मैडेलिन थी। उसने कियारा का रूप ले रखा था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तभी मैडेलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मैडेलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर मैडेलिन गुस्से में आकर कहा, मैं फेरीज की सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सभी साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे। वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया। उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मैडेलिन की सारी बातें सिखाई और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो मुझे मार पाता मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और न ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मैडेलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। तब मीना ने मैडेलिन से कहा कि क्या प्रोफेसर ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम क्यों दिन में निकल
सकती हो। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी, इसीलिए तुम इंसानों और फेरीज के बीच रह सकती हो। मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अचानक अपने असली रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए, जिसके बाद वो मीना को यहीं पर छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। उसने अपनी सिस्टर को बताया कि शायद वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की सिस्टर उसे कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के एंड में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस वक्त मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी, जो अब उनके दुनिया में उस रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।